दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सभी दर्शकों को, सभी साथियों को हमारा नमस्कार। विश्वास न्यूज टीम की तरफ से हम सबका आपके लिए नमस्कार। आज हम सब आपके सामने इकट्ठा हुए हैं, हाजिर हुए हैं एक खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। वो दिन है आज इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे अप्रैल 2 को मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। IFCN एक विश्व में काफी नामी संस्था है, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क की ये संस्था और इससे जुड़े तमाम जो हमारे पूरे दुनिया भर के फैक्ट चेकर्स हैं, उनके साथ ये सब मिलके हम लोग ये आज का दिन इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे मनाते हैं। ये इसको मनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों को अवेयर करते रहें कि फैक्ट चेकिंग कितना इम्पोर्टेंट है आज के समय में। और हम सब साथी, हम आपके सामने जो मौजूद हैं, हम सब विश्वास न्यूज टीम के साथी हैं, हम सब उसके मेंबर्स हैं। विश्वास न्यूज, जैसे आप सबको पता है, जागरण न्यू मीडिया का एक फैक्ट चेकिंग IFCN सर्टिफाइड फैक्ट चेकिंग यूनिट है। और तमाम साथी हमारे जो हमारे सामने, आपके सामने अभी स्क्रीन पे मौजूद हैं, हम सब ट्रेंड और सर्टिफाइड फैक्ट चेकर्स हैं। इन सब से हम एक एक करके बात करेंगे। और हम सबका आपके सामने आने का एक ही मकसद है कि हम फैक्ट चेकिंग के लिए आपको अवेयर करें। और आज के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता जिस दिन हम आपके सामने तमाम उन सारी बातों के बारे में चर्चा करें कि आपके लिए फैक्ट चेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, किस कारण से आपको पता होना चाहिए कि आप खुद भी फैक्ट चेकर बन सकते हैं, और कौन से वो तरीके हैं जो आपको खुद के परिवार में या खुद की सोसाइटी में फैक्ट चेकर बनने को बहुत आसानी से आपको पुश कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सो मैं शुरुआत करूंगा। हमारे तमाम साथी हैं, बहुत क्विकली मैं एक एक करके सबके पास जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि तमाम साथी हमारे जो विश्वास न्यूज के मेंबर्स हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सो आशीष महर्षि। नमस्कार, मेरा नाम आशीष महर्षि है, मैं विश्वास न्यूज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभिषेक पराशर। अभिषेक, आप म्यूट हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक पराशर है और हम सभी मैं विश्वास न्यूज के लिए फैक्ट चेकिंग का काम हम करते हैं। और आज हम सभी इस अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट चेकिंग न्यूज के मौके पर आपके बीच मौजूद हैं। अमीश राय। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष जी। दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमीश है और पत्रकारिता में हमारा अनुभव जो है 11 साल के करीब का है। और पिछले 2 साल से हम विश्वास न्यूज दैनिक जागरण के साथ बतौर फैक्ट चेकर जुड़े हुए हैं। और हमारे सारे दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट चेकिंग डे के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे बात करेंगे उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकिता। नमस्ते, मैं अंकिता देशकर हूँ और मैं विश्वास न्यूज के साथ फैक्ट चेकिंग एज अ कंसल्टेंट फैक्ट चेकर काम कर रही हूँ। और साथ ही मैं विश्वास न्यूज में मराठी में जो मैसेजेस आते हैं उनके फैक्ट चेकिंग पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। उमम नूर। मैं उमम नूर हूँ और विश्वास न्यूज की फैक्ट चेकिंग विंग के साथ पिछले 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और वैसे तो मैं हिंदी की भी फैक्ट चेकिंग करती हूँ और इंग्लिश की भी करती हूँ, लेकिन खास तौर से मैं उर्दू की फैक्ट चेकिंग करती हूँ। और आज हम सब लोग इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग के मौके पर जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी मिश्रा। नमस्ते, मैं पल्लवी मिश्रा विश्वास न्यूज के साथ फैक्ट चेकर हूँ और क्वालिटी मैनेजर हूँ। पिछले 2.5 साल से विश्वास न्यूज के साथ जुड़ी हुई हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग दिवस की और थैंक यू सो मच। प्रत्युष्टि। उर्वशी कपूर। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी कपूर और मैं विश्वास न्यूज के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। हेल्थ से रिलेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो डिबंक करती हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज में मैं स्टोरीज पब्लिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच प्रत्युष जी फॉर हैविंग मी। बहुत खूब। तो जैसा आप सबने देखा, तमाम हमारे सर्टिफाइड और ट्रेंड फैक्ट चेकर्स हमारे साथ हैं। विश्वास न्यूज के जो हमारे साथी हैं, हम सब इकट्ठा हुए हैं। आज आपसे लगातार बात करेंगे और हम आपस में भी इस फैक्ट चेकिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। काफी सारे सवाल मेरे पास आए हैं। कुछ साथियों के सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो लोगों के मन में उठे। आज हमारा डिस्कशन था, कुछ लोगों को पता चला तो उन्होंने हमसे सवाल शेयर किए। तो मैं एक एक करके सवाल आप सबसे पूछूंगा। हमारे मन में जो सवाल आ रहे हैं, लोगों के मन में जो सवाल आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप सब उन सवालों का जवाब देके हमारे सारे साथियों के मन में जो दुविधा है या जो कुछ भी सवाल उठ रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की या उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं उर्वशी से पूछना चाहता हूं कि उर्वशी, आज
इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे है, तो हम सब ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्यों हम ये डे सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने अभी बताया कि आज इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे है। हर साल 2 अप्रैल को इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे हम मनाते हैं। एवरी डे वी फैक्ट चेक एज अ फैक्ट। हम हर फील्ड में चाहे कोई भी डोमेन हो उस पर हम फैक्ट चेक करते हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ा हो, पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, हेल्थ से जुड़ा हो। तो एक दिन ऐसा हमने एक जो हमारी कम्युनिटी है, जो फैक्ट चेकर्स की कम्युनिटी है, वो एक दिन हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे फॉर फैक्ट चेकिंग इंडस्ट्री। और फैक्ट चेकिंग इतना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो IFCN है, जो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है, उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट चेकिंग कम्युनिटी, ना कि सिर्फ फैक्ट चेकर्स के लिए बल्कि द एंटायर नेशंस, हर कॉमन मैन के लिए इम्पोर्टेंट है। और आजकल हम तो इतना, एवरीबडी इज सो ग्लूड टू सोशल मीडिया, सब इतना सोशल मीडिया या इतना न्यूज कंज्यूम करते हैं, तो बहुत जरूरी है एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए कि हमें सही इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है और सही इंफॉर्मेशन हमें दूसरों तक पहुंचानी है। सो वी हैव जॉइंट हैंड्स, हम सब मिलके, आपके साथ मिलके, पूरे फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के साथ मिलके हम इस दिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत खूब। मेरा अगला सवाल अंकिता आपसे है। आप जब फैक्ट चेकिंग की बात करते हैं तो फैक्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डज फैक्ट चेकिंग मीन? इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट चेकिंग की जब हम बात करते हैं तब सबसे पहले हम फैक्ट जब बोलते हैं तब तथ्य आते हैं, तब सत्य आते हैं। तो सोशल मीडिया पे कई ऐसे मैसेजेस वायरल होते हैं कि जिनका सत्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। तो फैक्ट चेकिंग हमें इन मैसेजेस की करनी है जो हम लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से शायद कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है। तो वर्स सिचुएशन ना हो, इसलिए एक फैक्ट चेकर को काम करना पड़ता है ताकि लोगों के बीच में वो सत्य पहुंचा सके, और इसलिए शायद फैक्ट चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद अंकिता। सो आशीष, मैं आपके पास आता हूँ अगला सवाल लेके। आप एक काफी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट भी हैं, रहे हैं, और काफी सालों से आप फैक्ट चेकर भी हैं। सो आपसे मेरा एक सवाल है कि जब आपको कोई कहता है कि आशीष आप एक फैक्ट चेकर हैं, तो वो कैसे आपको बाकियों से अलग करता है, और वो कौन से फैक्टर होते हैं जो आपको एक प्राउड फीलिंग कराते हैं? सर, सबसे बड़ी बात है कि मतलब जैसे ही नाम के आगे फैक्ट चेकर लगता है तो आपकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यदि मैं एग्जांपल दूं कि आज से 2 साल पहले मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ भी डाल देता था, जो भी अच्छा लगा डाल दिया। लेकिन पिछले 2 सालों से ये सब मैंने बंद कर दिया। यदि कुछ मेरे पास आता भी है तो उसको मैं चेक करता हूँ कि ये सही है या गलत। क्योंकि एज ए फैक्ट चेकर यदि हम ही गलत चीजें यदि सोशल मीडिया पे डालने लगेंगे तो लोगों का एकदम भरोसा उठ जाएगा। तो इसलिए जो फैक्ट चेकर के तौर पे मुझे लगता है ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि कुछ भी यदि आपके पास आता है, कहीं से भी आता है, भले ही आपके दोस्त भेजें, रिलेटिव भेजें, इन पे आंख बंद करके यकीन मत कीजिए, उनको चेक कीजिए, इसके बाद इसको आगे बढ़ाइए। आशीष, मेरा एक इससे जुड़ा एक सवाल और भी था कि जब आप फैक्ट चेकिंग करते हैं तो बाकी जर्नलिस्ट जो करते हैं उससे आप अलग कैसे होते हैं? देखिए, इसमें पिछले 2 सालों में हम लोग की कई ट्रेनिंग हुई है, अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग ट्रेनिंग है। इसके बाद हम लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। कई सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन टूल्स। जो नॉर्मल जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको पता नहीं होता है कि ये आप जो है वीडियो है या फोटो, इसको कैसे चेक करें, जबकि ये बड़ा इजी है। इसके लिए कई पेड अनपेड ऑनलाइन टूल्स हैं, इनके जरिए हम लोग फैक्ट चेक करते हैं, जो हमें बाकी जर्नलिस्टों से अलग करता है। सर, धन्यवाद आशीष। पल्लवी, मैं आपके पास आता हूँ। काफी सालों का अनुभव है आपके पास फैक्ट चेकिंग का। आपने काफी सारे फैक्ट चेक आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। जब आप फैक्ट चेकिंग करती हैं किसी भी फेक क्लेम का, तो उसका एक प्रोसेस क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, जो हमारे साथ दर्शक हमारे जागरण के और विश्वास न्यूज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पल्लवी। जी प्रत्युष जी, देखिए फैक्ट चेकिंग आर्टिकल का
एक साफ तौर पे मकसद होता है कि जल्दी से जल्दी ऑडियंस को, जो भी पढ़ रहा है या व्यूअर है, उसको बताया जा सके कि तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। जो अक्सर हम न्यूज स्टोरीज में मिस कर देते हैं, रेगुलर न्यूज स्टोरीज में, वो जान होती है फैक्ट चेकिंग आर्टिकल्स की। आपको हेडलाइन पढ़ के, पहला पैराग्राफ पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि जो लिखा हुआ है, जो पोस्ट के बारे में बात हो रही है, वो सही है या गलत है, उसमें क्या लिखा है और क्या सही है। तो हर चीज को करने का एक तरीका होता है, और विश्वास न्यूज में स्पेशली हम फॉलो करते हैं एक मेथोडोलॉजी। एक जाहिर तौर पर लिखे हुए क्रमांक हैं जो जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडलाइन होती है जो क्लैरिटी के साथ बताती है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, वो सही है या गलत है। विश्वास न्यूज कभी भी कोई भी क्लिक बेट हेडलाइन नहीं लिखता है। हमारी हेडलाइन बहुत ही क्लीन होती है, जो कई बार न्यूज आर्टिकल्स फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बताया जाता है कि पोस्ट में क्या है और विश्वास न्यूज ने क्या पाया। उसके बाद आपको डिटेल में समझाया जाता है कि हमारे आर्टिकल्स का मकसद ना सिर्फ सच्चाई बताना है, पर ये बताना भी है कि हमने किस तरह से सच्चाई को मापा। तो हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल करा, किस तरह से किन लोगों से बात करी और किस तरह से हम इस नतीजे पर पहुंचे, ताकि जो ऑडियंस है, जो पढ़ने वाला व्यूअर है, वो खुद भी उस फैक्ट चेक को रेप्लिकेट कर सके। बहुत सीधे शब्दों में यही तरीका है एक फैक्ट चेक को करने का। धन्यवाद पल्लवी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया। मैं आता हूं अब हमारे साथी फैक्ट चेकर उमम नूर के पास। उमम, आप उर्दू में फैक्ट चेकिंग करती हैं, उर्दू में कई सारे क्लेम्स आपके पास आते हैं, आप कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ी होंगी जहां से आपको फेक क्लेम्स उर्दू लैंग्वेज में मिलते हैं। किस तरह से आप उन फेक क्लेम्स को लेती हैं और कैसे फैक्ट चेकिंग करती हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है? सर, जैसे कि अभी पल्लवी मैम ने बात बताया कि फैक्ट चेकिंग का हमारा एक अपना प्रोसेस है। सो बेसिकली उसी तरह ही उर्दू लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज है, उसमें अलग अलग तरीके के, कभी कभी लोकल लेवल्स पे, कभी रीजनल लेवल पे, उसमें उर्दू लैंग्वेज रिलेटेड पोस्ट वायरल होती रहती है। सो बेसिकली हमारा विश्वास का सिर्फ एक ही एसओपी है जो हम सबको सारी लैंग्वेजेस में फॉलो करना पड़ता है, कि हम पहले कैसे देख रहे हैं, कि हमको सबसे पहले हमें अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है कि जो फेक पोस्ट है उसमें क्या हम देख सकते हैं। मतलब अगर कुछ विजुअली है तो उसमें कैसे ये समझा जा सकता है कि क्या वायरल हो रहा है, और उसमें अगर कुछ ऐसा है कि कोई बोर्ड लगा हुआ है जिससे हम ये समझ सकें कि हाँ ये हो सकता है ये फेक हो। और सर, अभी पल्लवी मैम ने तो ऑलरेडी बता ही दिया कि हम कैसे फैक्ट चेक करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगी, और वो ये कि हमारा जो फैक्ट चेकिंग के टूल्स हैं वो क्या है। तो सर, हम अपने ज्यादातर वेबिनार्स में भी बताते रहते हैं, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी लोग हों जो पहली बार जुड़े हों। तो सबसे पहले एक छोटा सा होता है रिवर्स इमेज सर्च, जिनसे हम ये जान सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा टूल्स के बारे में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। रिवर्स इमेज सर्च से हम ये जान सकते हैं कि ये जो पोस्ट है ये कहाँ से वायरल हुई है, ये जो फोटो है इसका ऑथेंटिक इनफैक्ट सोर्स क्या है। अक्सर ऐसा होता है कुछ ऑल्टर्ड फोटोज, ऑल्टर्ड इमेजेस होती हैं। इसी तरह इनविट टूल है जिनसे हम ये पता कर सकते हैं। सो सर, सारी ही लैंग्वेज में सिमिलरली, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, ज्यादातर पोस्ट जो है, जो फेक कंटेंट है, वो एक ही भाषा में और एक ही उसकी जुबान जो होती है ना, वो एक ही होती है। तो बस ऐसे ही जैसे हमारा एसओपी तैयार है, हम उसी को फॉलो करते हुए पूरा फैक्ट चेक कर लेते हैं। जी, मैं अपने सारे साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हैं इस फेसबुक लाइव में बता दूं कि विश्वास न्यूज जो है वो हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा 10 और भारतीय भाषाओं में फैक्ट चेकिंग करता है। तो हमारी जो साथी उमम नूर थी, ये उर्दू में फैक्ट चेकिंग करती हैं, और हमारी एक दूसरी साथी अंकिता देशकर हैं, ये मराठी में भी फैक्ट चेकिंग करती हैं। तो अंकिता, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मराठी में जब फैक्ट चेकिंग करती हैं, तो जो मराठी लैंग्वेज के फेक क्लेम्स होते हैं, क्या वो नॉर्मल ही फेक क्लेम्स होते हैं या कुछ आपको अलग वहां अनुभव होता है? जी देखिए, मैक्सिमम जो मराठी के फैक्ट चेकिंग क्लेम्स होते हैं वो नॉर्मली इंग्लिश और हिंदी से ट्रांसलेट करके ही बनाए जाते हैं। तो कुछ भी अगर वायरल होता है तो मोस्टली आपको ट्रांसलेटेड कंटेंट ही मिलेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोकल लैंग्वेजेस है उसी में वायरल कंटेंट होता है। तो मराठी में भी अगर हम महाराष्ट्र के किसी रीजन में स्थित है तो वहाँ के बोली भाषा में ही वहाँ का वायरल कंटेंट होता है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशंस देखें तो मैक्सिमम जो फैक्ट चेकिंग होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जबकि सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन इंग्लिश लैंग्वेज जानती है। अगर हम हिंदी तक जाते हैं तो सिर्फ 60% ऑफ द पॉपुलेशन कवर होता है। लेकिन अगर एंटायर पॉपुलेशन को कवर करना है तो हर लैंग्वेज में जाना पड़ेगा, हर लैंग्वेज का वायरल कंटेंट देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मराठी में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज होती है उसी में मैक्सिमम वायरल कंटेंट होता है, और वो डिकोड करना या फिर अगर हम उसका वैसे का वैसा ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश और हिंदी में करते हैं तो मोस्टली जो मैसेजेस इंग्लिश और हिंदी में वायरल होते हैं वही मराठी में भी होते हैं, बस थोड़ा बहुत उसमें 19-20 का फर्क होता है। धन्यवाद अंकिता। एक सवाल जो हमेशा
कई सारे साथी हमारे पूछते हैं जब भी फैक्ट चेकिंग की बात होती है। मैं इसका जवाब दो लोगों से पूछना चाहूंगा। अमीश आपसे ही पूछूंगा और पल्लवी आपसे ही पूछूंगा। तो पहले मैं अमीश के पास आता हूँ। सो अमीश, जो एक फैक्ट चेकिंग की हम बात करते हैं, तो ये जो बेसिक जर्नलिज्म है, जो जर्नलिज्म का जो बेसिक होता है, उससे कैसे आप अलग होते हैं, या सच में अलग होते हैं, या वही चीजें ही रेप्लिकेट होती हैं? आपका क्या कहना है अमीश? तो जी अहम सवाल है ये। मतलब इसका जवाब तो ऐसे है कि जर्नलिज्म के बेसिक से अलग नहीं है फैक्ट चेकिंग। फैक्ट चेकिंग को एक हम ये माने कि एक्सपर्टीज है, बट इसको बेसिक जो जर्नलिज्म का कहता था, हमारा हमेशा से जो ओल्ड स्कूल थॉट रहा है जर्नलिज्म का, कि कोई भी फैक्ट को वेरीफाई करो, उसके बाद ही उसे पब्लिश करो। ये एक वो प्रिंसिपल है, एक वो लाइन है जो हमेशा से पत्रकारिता लेकर चली, कि किसी भी तथ्य को 2 बार आप चेक कर लीजिए, किसी भी लिखी हुई कॉपी को 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके सारे तथ्यों को चेक कर लीजिए, जिसके बारे में बात हो रही है उसके कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये सब बेसिक्स जो जर्नलिज्म का है, यही फैक्ट चेकिंग में और ज्यादा, अब चूंकि नई तकनीक है, मैं अपनी बात को थोड़ा एक चीज से और जोड़ दूं। जिस दिन पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रत्युष जी, आज वो इतना महत्वपूर्ण दिन है कि गूगल ने इसके लिए एक स्पेशल ब्लॉग लिखा और उसमें फैक्ट चेकिंग के तरीके बताए कि कैसे आप जान सकते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे दूर रहना है। और गूगल ने ये बताया कि 50,000 आर्टिकल करीब एक साल में पब्लिश हुए हैं फैक्ट चेकिंग के, जिन पर 2.4 बिलियन इंप्रेशन आए हैं एक साल में। आप सोचिए कितने बड़े स्केल पर काम हो रहा है। तो ये जो जर्नलिज्म है बेसिक, उससे अलग नहीं है। तथ्यों की ही बात करनी है। हाँ, नए टूल्स हैं। अगर इमेज को लेके कोई चीज वायरल हो रही है, वीडियो के, परंपरागत जो मीडिया था, जैसे प्रिंट था, इलेक्ट्रॉनिक था, उसके पास इतना स्पेस नहीं था कि वो इस चीजों में इतनी तसल्ली से बात कर सके। इंटरनेट मीडिया आने के बाद जहां इस तरह के समस्याएं ज्यादा बढ़ी, फेक न्यूज की, मिस इन्फॉर्मेशन की, वही टूल्स भी विकसित हुए इनको करने के, इनको चेक करने के। तो यहाँ से थोड़ा सा अलग नहीं है, वो एक्सपर्टीज का मसला है। जी पत्तू जी। जी पल्लवी, आप इस पे आपका क्या इस पे सोचना है? आप ब्रीफ में बिल्कुल बताएं। मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ अमीश से। साथ ही बस इतना ऐड करना चाहूंगी कि फैक्ट चेकिंग और जर्नलिज्म 2 अलग चीजें नहीं है। फैक्ट चेकिंग जर्नलिज्म का ही एक हिस्सा है। हमेशा से जो जर्नलिस्ट थे वो वेल इक्विप्ड रहते थे फैक्ट चेकिंग के लिए। हमेशा से वो अपने जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं उसको फैक्ट चेक करते रहे हैं। और कोशिश यही रहती है हर जर्नलिस्ट की कि वो जो भी कंटेंट दे वो सही दे और फैक्ट चेक कंटेंट आप तक पहुंचाए। कई बार भागा दौड़ी में टीवी इंडस्ट्री के बूम के बाद, ब्रेकिंग कल्चर के बाद, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो फैक्ट चेकिंग थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया था। पर हाल में फैक्ट चेकिंग के बढ़ते हुए चलन को और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि बाकी जो जर्नलिस्ट जो थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज के कल्चर में इन्वॉल्व हो गए थे वो भी फैक्ट चेक करें। पर फैक्ट चेकिंग में एक और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैक्ट चेकिंग ना सिर्फ जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग करता है बल्कि आम जनता की भी ट्रेनिंग करता है। क्योंकि आज के दौर में जब डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है, हर कोई ना सिर्फ पढ़ सकता है बल्कि कंटेंट प्रोड्यूस भी कर सकता है। एक जमाना था जब सिर्फ जर्नलिस्ट ही कंटेंट प्रोड्यूस करता था। आजकल फेसबुक पे, ट्विटर पे हर कोई कुछ भी लिखता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी था फैक्ट चेकिंग का आना और लोगों को समझाना कि सिर्फ कोई और आपके लिए फैक्ट चेक नहीं करेगा, आपको खुद भी फैक्ट चेकर बनना है, आपको खुद भी फैक्ट चेक करना है। तो यही बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो बेसिक हार्डकोर ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म है और फैक्ट चेकिंग में। बस यही सिखाने की कोशिश है कि जर्नलिज्म और फैक्ट चेकिंग एक ही है, बस उनको थोड़ा सा करने का तरीका बदल गया है क्योंकि ऑडियंस बदल गया है, कंटेंट क्रिएटर्स बदल गए हैं। जी धन्यवाद। अभिषेक, हम आपके पास आते हैं। काफी देर से अभिषेक हम सारे साथियों की बात सुन रहे हैं और अभिषेक एक काफी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है जो पिछले कई सालों से फैक्ट चेकिंग की दुनिया में भी हैं। सो अभिषेक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी आप फैक्ट चेकिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात वो कौन सी होती है जो आप अपने दिमाग में रखते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू करते हैं? क्योंकि ये आपको एक फोकस करना पड़ता है कि चीज पे, कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो एक सेंटर है, इसके अराउंड ही हम सारी चीजें करनी है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल आप सेंटर पर रख के उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं? जी अभिषेक। बिल्कुल सर, फैक्ट चेकिंग का जो बेस है, जिसके बारे में जब हम बात करते हैं कि ये फैक्ट चेकिंग हम करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक बिल्कुल स्पष्ट 2 सिद्धांत काम करता है कि जो कंटेंट हमारे सामने है उसका प्रभाव, बेसिकली अगर इसको ऐसे कहें कि उसका दुष्प्रभाव कितना बड़ा और कितने बड़े दायरे में होगा,
ये पहला आधार होता है जिसके आधार पे हम तय करते हैं। दूसरा होता है कि उस कंटेंट के होने से जब वो किसी व्यक्ति तक पहुंच रहा है तो उससे उसको क्या संभावित नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ये नुकसान उसके विचारों में परिवर्तन से लेकर के या किसी नजरिए को बनाने में होने वाली गड़बड़ी या अगर बतौर निवेशक है तो होने वाला आर्थिक नुकसान, ये दो एक ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, बल्कि दो बुनियादी सिद्धांत हैं जिसके आधार पे हम फैक्ट चेक को करने की शुरुआत करते हैं। और इन्हीं दो आधार पे हम ये तय करते हैं कि हमें इस कंटेंट को चेक करना है, इसकी जो सत्यता है हमें अपने ऑडियंस के बीच में लेकर के जाना है। और ये सब इसलिए करना पड़ता है हमें क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज हम जिस न्यू एज मीडिया में रह रहे हैं वहां पे जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो मल्टीपल चैनल्स के जरिए हो रहा है। अब केवल आपके पास अखबार या टेलीविजन नहीं होता है, इसके अलावा इंटरनेट मीडियम हमारे सामने मौजूद है। और ये सब वो मीडियम है जहां पे कई सारे गेटकीपर्स काम करते हैं और तब वो इंफॉर्मेशन आपके बीच में आता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि इसके बावजूद इनसे इतर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी गेटकीपर की जरूरत नहीं है। वहां पे ऐसे असंख्य लोग हैं, करोड़ों की संख्या में, जैसे आप ट्विटर फेसबुक पे देखेंगे, जो जब कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई गेटकीपर नहीं होता है। तो ये ऐसे में जो सूचनाएं आती हैं वो जिन अलग अलग चैनलों के जरिए हमारे ऑडियंस के बीच में पहुंचता है तो उनके लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है वो कमोबेश वैसा ही है जैसा कि जो सूचना के पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए उन तक सूचनाएं पहुंचती हैं। तो उनके लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, हम भरोसा किस पे करें। तो इस वजह से फैक्ट चेकिंग की जरूरत पड़ती है ताकि हम उनको ये बता सकें। और दूसरा हमने कहा कि वो जो सूचना आ रही है वो दो स्थापित सिद्धांत यही हैं कि उससे होने वाले दुष्प्रभाव का दायरा कितना बड़ा है और उससे किसी व्यक्ति को होने वाला संभावित नुकसान क्या हो सकता है। जी जी, धन्यवाद अभिषेक। मैं आशीष आपके पास आऊंगा। आप भी फैक्ट चेकिंग करते हैं और कई सारी जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घट रही होती, जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे समय पे पहले भी इलेक्शन होते हैं और कई बड़ी सारी घटनाएं होती हैं, तो क्या आप ऐसा कोई ट्रेंड देख पाते हैं या ऐसा आपको ट्रेंड मिलता है जो खासकर उसी बड़ी घटना के आसपास लेके उस फेक क्लेम को फैलाया जाता है? ऐसा क्या आपने कभी महसूस किया? जैसे सर अभी इलेक्शन की बात करें, असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, तो ये देखने को आया कि फेक एग्जिट पोल, फेक ओपिनियन पोल, और इसके अलावा कई बार ये होता है कि किसी नेता ने आज से 2 साल या 10 साल पहले कोई भाषण दिया था तो उसकी क्लिप को अब सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है, जबकि इसका संदर्भ एकदम बदल जाता है और ये भी फेक न्यूज की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कई बार जैसे अभी हम यदि बात करें लॉकडाउन की, 1 साल पहले लॉकडाउन लगा था, अब हमारे सामने ये कई वीडियो ऐसे आए जिसमें जो दिल्ली के सीएम है या यूपी के सीएम है, जब इन्होंने आज से 1 साल पहले जब लॉकडाउन की घोषणा की थी, उस वीडियो को लोगों ने अब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे डालना स्टार्ट किया और ये बोल के देखिए फिर से लॉकडाउन लग गया। और इससे काफी जगह मतलब पैनिक क्रिएट हो गया। कई लोगों ने मुझे मतलब पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछा, फोन किया, और इनको जब हम लोगों ने फैक्ट चेक किया, इनको लिंक भेजा, तब जाके क्लियर हुआ नहीं ये पिछले साल का वीडियो है। तो एक ये ट्रेंड बना जी, खासकर पुराने वीडियोस को, पुराने फोटोज को वापस से शेयर करने का ट्रेंड हमेशा ही मिलता है। मैं उर्वशी आपके पास आता हूं। आप हेल्थ से रिलेटेड काफी फैक्ट चेकिंग करती हैं और जब से कोविड आया, फिर कोविड की वैक्सीनेशन आए, इसके बीच में लॉकडाउन भी आया, इससे मिलते जुलते बहुत ही फेक क्लेम जो थे वो बहुत ही फैलाए गए, बहुत बुरी तरीके से फैलाए गए। तो आपने क्या ऐसा कोई ट्रेंड देखा उस समय जब से कोविड फैलना शुरू हुआ और अब वैक्सीनेशन की बात हो रही है? कोई एक खास तरह का ट्रेंड जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है प्रत्युष जी। जब से कोविड भारत में दस्तक दी भी नहीं थी कोविड ने, उससे पहले से मिस इन्फॉर्मेशन, कोविड से रिलेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन है या फेक न्यूज है वो फैलनी शुरू हो गई। इनफैक्ट जब भारत में केरला में कुछ 2 या 3 केसेस आए थे, विश्वास न्यूज की टीम ने सच के साथी कैंपेन के थ्रू पहले से लोगों को इसके बारे में अवेयर करना भी शुरू कर दिया था। तो हमारा जो, जैसे कि हम ट्रेंड्स की बात करें तो स्टार्टिंग में व्हेन कोविड रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन स्टार्टेड स्प्रेडिंग, उस दौरान क्योर से रिलेटेड जो मिथ्स हैं कि आप ये खा लीजिए इससे कोविड ठीक हो जाएगा, या मींस हमने कुछ कैटेगरीज बनाई थी कि क्योर से रिलेटेड अगर आपकी मींस मिस इन्फॉर्मेशन वायरल हो रही है या
और मतलब रूमर से रिलेटेड कि वैक्सीन पहले से है अभी नहीं है, या कोविड इज अ मेड अप थिंग, कोविड है ही नहीं, ये मामूली सा खांसी बुखार है एंड पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट अ हाइप आउट ऑफ इट। तो ये जब व्हेन कोविड जस्ट एंटर्ड इंडिया या इंटरनेशनली भी जब फैल रहा था तो उससे क्योर से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन काफी फैल रही थी। अब वैक्सीन से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन काफी फैल रही है बिकॉज हर कंट्री में वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गई है एंड सबसे खास बात मीन्स ये है कि जैसे जैसे कुछ इवेंट होता है उससे रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लगती है। वैक्सीन भारत में आई तो वैक्सीन से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लग गई। अभी सिंस वैक्सीन लोगों को लगने लग गई है, काफी लोगों को लग भी चुकी है, तो जिनको नहीं लगी है तो उससे रिलेटेड हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर पीपल आर गेटिंग हेजिटेंट टू गेट वैक्सीन। व्हाई? बिकॉज उनको ये डर खौफ बैठ गया है कि फैल गई है कि वैक्सीन लगवाने से आपको ये हो सकता है। तो ये ट्रेंड हम देखते हैं कि जैसे जैसे कोई इवेंट आता है उससे रिलेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलने लगती है। राइट। अब मैं उमम और अंकिता आपके पास आऊंगा। आप दोनों से मेरा एक सवाल है। पहले मैं उमम आपके पास आता हूँ कि लैंग्वेजेस में फैक्ट चेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल उतना ही ध्यान लैंग्वेज के फेक क्लेम्स पे देना चाहिए जितना बाकी हिंदी और इंग्लिश में दिया जाता है, या मतलब आप इसको किस तरह से देखते हैं उमम? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सर ये मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं ये वाला सवाल कि अगर हिंदी और इंग्लिश में ऑलरेडी फैक्ट चेक हो रहा है तो बाकी सारी रीजनल लैंग्वेज की क्या जरूरत है। सो सर इसका सिंपल सा एक ही जवाब है कि हर लैंग्वेज की जिस तरह अपनी खूबसूरती होती है उसी तरह हर लैंग्वेज में अपनी अपनी भाषाओं में लोकल लेवल पर, कभी कभी रीजनल लेवल पर फेक न्यूज सेम लैंग्वेज में वायरल होती रहती है, चाहे वो उर्दू हो, असमीज हो, बंगाली हो, मराठी हो। सबके अपने अपने लोकल लैंग्वेजेस में इतनी सारी फेक न्यूज वायरल होती है कि अक्सर वहाँ ये होता है कि अगर बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पर हिंदी में फैक्ट चेक शायद इतना नहीं काम कर पाए, या फिर अगर दूसरी जगहों की बात करें तो मतलब जो बंदा या फिर जो मतलब एरिया जिस लैंग्वेज के लिए है, जहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है वहां पर उसी लैंग्वेज का फैक्ट चेक होना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं होगा तो फिर ये होगा कि लोकल लेवल की हमारी जितनी भी फेक न्यूज है वो शायद हम मिस कर जाएं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 10 रीजनल लैंग्वेजेस में हम फैक्ट चेक करते हैं, जिस वजह से हम बिल्कुल भी, हमारी पूरी कोशिश एटलीस्ट ये रहती है कि एक भी फेक न्यूज किसी भी एटलीस्ट रीजनल लैंग्वेज में या फिर कोई भी लैंग्वेज में मिस ना हो पाए। जी अंकिता, मैं आपके पास आऊंगा एंड यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आप क्या कुछ क्यों आपको लगता है कि मराठी लैंग्वेज में भी फैक्ट चेकिंग उतना ही इम्पोर्टेंट? जी, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो मैक्सिमम फैक्ट चेक्स है वो इंग्लिश में होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 10% पॉपुलेशन कवर होता है, और अगर हम हिंदी में जाते हैं तो 60% पॉपुलेशन कवर होता है। लेकिन देश के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही शायद कम समझ में आता है, पढ़ना शायद कम समझ में आता है हिंदी और इंग्लिश में, तो स्पोकन लैंग्वेजेस नहीं है ये ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए रीजनल लैंग्वेजेस का महत्व वहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे मराठी में वी आर वेरी फ्लुएंट, जो महाराष्ट्रियंस है बहुत फ्लुएंट होते हैं मराठी पढ़ने में, लिखने में, तो इसलिए मराठी में भी फैक्ट चेक उतने ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई भी अगर फैक्ट चेक हिंदी या इंग्लिश में भी किया जाता है तो उसका ट्रांसलेशन भी मराठी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शायद जो इमेज है या फिर जो वीडियो है वो शायद उसी वायरल फेक क्लेम के साथ मराठी में भी वायरल हो सकता है, तो इसलिए मराठी में ज्यादा इम्पोर्टेंस उसका बढ़ जाता है। सिंस महाराष्ट्र की पॉपुलेशन भी जो है मैक्सिमम लोग हिंदी इंग्लिश जो है वो स्पोकन में प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसलिए जब मराठी होता है तब उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। जी अंकिता, मैं अभिषेक और उर्वशी के पास आऊंगा। हम डीप फेक्स की भी बात करेंगे, उससे पहले पल्लवी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इलेक्शन से रिलेटेड या बाकी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड कई सारी फैक्ट चेकिंग आपने आर्टिकल्स की हैं, तो आपने क्या कोई ऐसा कभी ट्रेंड देखा है किसी बड़े इवेंट के अराउंड? जो मैंने आशीष से ही पूछा था वही सवाल मेरा आपसे भी है कि कोई ट्रेंड ऐसा आपको दिखा हो जिसके बारे में आप बात करना चाहें, या ट्रेंड निश्चित रूप से आता ही है बड़े इवेंट्स के दौरान, ऐसा आपने कभी महसूस किया है? बिल्कुल, आई थिंक आई वांट टू एग्री विद द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उसको लेकर फेक न्यूज हमेशा बढ़ जाती है। अब जैसे कोविड के टाइम पे हमने आई थिंक शुरुआती 6 या 7 महीने तक लगातार कोविड के फैक्ट चेक्स इतने ज्यादा थे कि कोई और फेक न्यूज उस लेवल की नहीं आई थी, उतने ज्यादा शेयर्स नहीं मिल रहे थे उस न्यूज को कि हम कवर करें। उसके बाद सडनली जब फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो सारा ध्यान, जो सारा फेक न्यूज था, वो कोविड से हटकर फार्मर प्रोटेस्ट पर पहुंच गया। अब जब फार्मर प्रोटेस्ट
का चल रहा था उस टाइम पे ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया, तो वहां से ध्यान हटकर वैक्सीनेशन, कोई भी, मेरा मतलब ये है कहने का कि कभी भी कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो फेक न्यूज भी आम न्यूज की तरह उसी इवेंट को ज्यादा तवज्जो मिलने लग जाती है फेक न्यूज वर्ल्ड में भी। जैसे अभी इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस में भी आप देखेंगे कि सडनली अब हर किसी एंगल से ध्यान हटके लोगों का इलेक्शंस की तरफ है, और इलेक्शन के साथ स्पेशली देखा गया है, चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शंस हो, लोकसभा इलेक्शंस हो, किसी भी तरह का इलेक्शन हो तो फेक न्यूज बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ऐसे में जो हमारे रीजनल पेजेस हैं उनका रोल बहुत अहम है। असम और बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, उमंग ने बिल्कुल सही कहा, वहां का जो ऑडियंस है वो हिंदी और इंग्लिश के फैक्ट चेक को पढ़ने की बजाय वहां के लोकल फैक्ट चेक्स को, लोकल भाषा में फैक्ट चेक को पढ़ना पसंद करेगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है विश्वास न्यूज की कि हम हर उस भाषा में फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं। हम 12 भाषाओं में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। हम देश के काफी ऐसे हिस्सों में, ऐसी लैंग्वेजेस में कवर कर रहे हैं जहां उतनी ज्यादा फैक्ट चेकिंग नहीं हो रही है। और ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम ना सिर्फ उन भाषाओं में फैक्ट चेक करते हैं, हम उन रीजन्स के फैक्ट चेक करते हैं। यदि अंकिता महाराष्ट्र में बैठ के फैक्ट चेक करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में हो रहे इवेंट्स को कवर करेंगी, वो नागपुर के, पुणे के, मुंबई के इवेंट्स को, उस एरिया में, उस रीजन में जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है वो उसको कवर करेंगे। फिर एब्सोल्युटली राइट, जैसे जैसे कोई बड़ा इवेंट आता है फेक न्यूज अपने आप उसके अराउंड शुरू हो जाती है। जी, और आज का दिन जो है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे, ये दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सब फैक्ट चेकर्स के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात जिसकी अब हम चर्चा करेंगे, जो आगे आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है डीप फेक्स। डीप फेक्स की चर्चा हम सब ने देखी है कि कई जगह चर्चा इसकी शुरू हो गई है। अभी तक हमने फेक न्यूज से रिलेटेड इसके इंस्टांसेस के इंसिडेंट्स कम देखे हैं, बट एक इंसिडेंट हुआ था एक इलेक्शन में, इससे पहले एक सिंपल इंसिडेंट देखा था हमने, बट वो बेसिक्स था बिल्कुल। तो मैं उर्वशी और अभिषेक आपसे जानना चाहूंगा। उर्वशी, मैं पहले आपके पास आता हूँ, डीप फेक्स क्या होता है, बहुत ब्रीफ में हमारे आप साथियों को, हमारे दर्शकों को बताएं। डीप फेक काफी आजकल तो अब वीडियोस ऐसे आने लग गए हैं जो डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें सेम इंसान जो अगर फॉर एग्जांपल कोई बात कर रहा है, सिमिलर उसका एग्जैक्टली क्लोन बना के आपको लगेगा कि वही इंसान है जो वो बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो एक डीप फेक वीडियो है। एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे वीडियोस को आइडेंटिफाई करना। कॉमन मैन के लिए भी हो जाता है, इनफैक्ट फैक्ट चेकर्स को भी थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है ऐसे वीडियोस, बट कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, अब काफी टेक्नोलॉजी एडवांस कर चुकी है, तो बेसिक टिप्स होती हैं जिससे आप डीप फेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी काफी डिटेल्ड इस पे स्टडीज है, रिसर्चेस है, टूल्स है जो कि यूज होते हैं, बट बेसिक स्टडीज है जैसे कि आप अननेचुरल आई मूवमेंट को आप स्पॉट कर सकते हैं या फेशियल एक्सप्रेशंस को दे सकते हैं। इमोशंस की कमी होती है डीप फेक वीडियोस में, उतने एक्सप्रेशनलेस हो जाते हैं, या कलरिंग में डिफरेंस होता है, ऑकवर्ड लुकिंग बॉडी पोस्चर होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कुछ हद तक कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो फैक्ट चेकर्स तो है ही आपके हमेशा आपके पास, आप हमें भेज सकते हैं और हम आपकी मदद करेंगे उसमें। जी अभिषेक, मैं आपके पास आता हूँ बिल्कुल इसी सवाल के साथ कि डीप फेक्स क्या है और आप कैसे इसको लेते हैं, और कितना बड़ा चैलेंज ये बन सकता है हम सब फैक्ट चेकर्स के लिए आने वाले दिनों में। जी अभिषेक। बिल्कुल सर, जैसा कि जो फैक्ट चेकिंग अपने आप में जो एक क्लास है वो जैसे इवॉल्व कर रहा है, उसमें जो डीप फेक है वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो इंडस्ट्री जो है, वो जो पार्ट है, वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है और उसी के मुताबिक हमें इवॉल्व करना पड़ेगा। और उसमें डीप फेक के बारे में अगर हम बात करें कि डीप फेक है क्या, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसका जो एक पार्ट है जिसको हम डीप इंटेलिजेंस बोलते हैं। डीप इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि ह्यूमन का साइकोलॉजी, ह्यूमन का इंटेलिजेंस, ह्यूमन का मिमिक करके, और उसके बाद उसके साथ जब आप किसी जो मीडिया, जिसको आप लोग वीडियो या इमेज बोल लें, जब आप उसको क्लब करते हैं और एक फेक इवेंट या एक फेक वीडियो को क्रिएट करते हैं, तो उसे हम डीप फेक का नाम देते हैं, जिसमें मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक पार्ट डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है।
आमतौर पे जो अभी जैसे पिछले कुछ समय पहले हम सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से जो हॉलीवुड के अभिनेता हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने सच उसको मान के देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों पहले हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी ट्विटर पे, जो लोगों ने अपने जो लेट फोर फादर्स हैं उनकी तस्वीरें फ्रेम में लगी होंगी और वो हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं या उनका फेशियल मूवमेंट है। नैन्सी पेलोसी का वीडियो आपको याद होगा, जिसको बेसिकली वो सैलो, हालांकि फेक का एग्जांपल है, जिसमें वीडियो के मूवमेंट को ऑल्टर किया गया था। वो मैसेज गलत नहीं था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने नशे में या इस तरीके का। सो वो सैलो फेक है। डीप फेक में क्या होता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने ओबामा का देखा होगा कि डीप शीट जो उन्होंने कहा। सो ऐसे मल्टीपल वीडियोज हमारे पास आए हैं और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के डीप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उस मीडियम को एक सिंथेटिक मीडिया या एक आर्टिफिशियल मीडिया को हम क्रिएट करते हैं। दरअसल ऐसे कई सारे ऐप हैं, हम उसका नाम यहाँ पे बताना वाजिब नहीं समझते हैं, जिसके जरिए ये काम होता है और वो काफी पॉपुलर, जैसे फिल्मों की दुनिया में इसका काफी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब उसका इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर एजेंडा और प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए जब किया जाता है तो हम उसे डीप फेक की श्रेणी में लेते हैं, जिससे कि कोई पॉसिबल नुकसान या किसी को इन्फ्लुएंस करने की प्रवृत्ति होती है। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, उसमें जब जैसे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि इसके पीछे जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस और शार्प हैं। अब वो बात केवल फोटो में कुछ काम करने की या वीडियो के एक हिस्से को एडिट करके सर्कुलेट करने तक नहीं है। और ऐसे कई सारे वीडियोज हम लोगों ने देखा है जिसमें लैंडस्केप, इमोशंस तक को उन्होंने चेंज कर दिया है पीछे के। इसलिए जो डीप फेक जैसे जो भी वीडियोज या इमेज हमारे सामने आते हैं, उसको जो टेकल करने की चुनौती है वो हमारे सामने सबसे बड़ी है। और बड़ी इसलिए है कि उसको केवल ह्यूमन इंटरफेरेंस से, यानी जो तरीका अभी फैक्ट चेकिंग का जो ट्रेडिशनल तरीका है, जिसमें हम कुछ टूल्स और प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस हम अपने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, डीप फेक के वीडियो में आपकी वो समझ वहां पे धोखा खा जाती है। सो डीप फेक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें उसका काट वही है कि वो जिस टेक्नोलॉजी से उसको क्रिएट किया गया है, आप भी उसी टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के उसे काउंटर करे। ऐसे कई सारे एक दो नाम लॉजिकल ऐसे कुछ स्टार्टअप्स आए हैं जो डीप फेक से लड़ने के लिए बाकायदा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उन तकनीक के जरिए मदद कर रहे हैं, वो एक सपोर्ट मुहैया करा रहे हैं। सो एज अ फैक्ट चेकर, मतलब एज अ ग्रोइंग कम्युनिटी, हमारे लिए ये हमें लगता है कि ये अगले स्तर की चुनौती है। और जिस चुनौती को हम सभी, हालांकि भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो अभी ये चुनौती उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि हमने एक दो एग्जांपल्स देखा था जो इसकी शुरुआत थी, जो इसका बेसिस था, तो हमें लगता है कि ये आने वाले दिनों की चुनौती है जिसके बारे में फैक्ट चेकर्स कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा और हमें उस लेवल पे उस एआई का इस्तेमाल करते ही हम उसको काउंटर करने की स्थिति में होंगे। जी, बहुत ही डिटेल में समझाया आपने अभिषेक। जैसा उर्वशी ने बताया और आपने बताया कि बहुत जरूरी होता है जब भी आपके सामने कुछ ऐसा वीडियो आए तो आप उसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें आप अगर आप फैक्ट चेकर्स हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर डेफिनेटली बाकियों से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन कॉमन लोगों के लिए, जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस फेसबुक लाइव में, उनके लिए हमारा एक सजेशन है कि जब भी ऐसा कोई वीडियो आता है तो आईज मूवमेंट, लिप्स मूवमेंट, आप गर्दन के ऊपर का मूवमेंट में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको वो थोड़ा सा मैकेनिकल लगेगा, थोड़ा सा मशीन टाइप लगेगा। तो वो आप उससे ये पकड़ सकते हैं कि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है। हालांकि जिसकी आप अभिषेक बात बता रहे थे, टॉम क्रूज का वीडियो, टॉम क्रूज खुद भी परेशान हो गए देख के, बिल्कुल, कि वो कैसे क्रिएट किया उन्होंने। तो वो ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आने वाले टाइम पे अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर या किसी सेलिब्रिटी के वीडियो ऐसे निकाल दें तो उसको पहचानना कितना मुश्किल होगा आम आदमी के लिए। बल्कि उस वीडियो में जो हमारी धारणा है वो बिल्कुल धोखा खा जाती है कि हम क्या उसमें हम किसी भी उसमें किसी कमी को हम पकड़ नहीं सकते हैं अपनी साधारण आंखों के जरिए। जो हमारा, आप ये समझें कि डीप फेक्स बनाने वाले भी अभी अपने बिगिनिंग स्टेज में ही हैं। जब वो अपने एडवांस स्टेज पे जाएंगे तो फिर हमारे लिए और आपके लिए कितनी मुश्किल घड़ी आने वाली आगे आने वाले टाइम में। तो उसको पकड़ने के लिए सबसे जरूरी जो आपके लिए होगा वो होगा मशीन लर्निंग का नॉलेज, जो हम फैक्ट चेकर्स को भी समझना होगा। कैसे एआई कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, इसके ऊपर कई सारे एक सवाल आए थे, तो इसके ऊपर चलो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से मशीन लर्निंग का यूज आप कर सकते हैं फैक्ट चेकिंग में। आप देखेंगे कि अभी फैक्ट चेकिंग हम करते हैं तो हमें देखते हैं कि कितने सारे ह्यूज फ्लो है फेक क्लेम्स का, कितना बड़ा एक समझिए कि एक बड़ी धारा आती है। जब भी कोई बड़ा इवेंट हो जाए, इलेक्शन चल रहा है, आप सबको पता है कि कितने बड़े नंबर्स पे
आ रहे हैं। तो फैक्ट चेकर्स के नंबर लिमिटेड हैं पूरे कंट्री में। आप अगर रीजनल लैंग्वेज में जाए तो और भी ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। तो उस केस में मशीन आपको कैसे हेल्प कर सकती है? तो एक बहुत कम समय लेते हुए मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथियों के साथ हम शेयर करेंगे कि एक टर्म होता है मशीन लर्निंग में, डीप जब भी आप एआई के ऊपर जाते हैं और बात करते हैं डीप फेक्स की या फिर और भी किसी फेक क्लिप्स की, तो एक टर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ये जो एक टर्म है ये बेसिकली मशीन लर्निंग का ही एक टर्म है, और वो आपको डेटा मैनिपुलेट करना, डेटा एक्सट्रैक्ट करना, ये आपको मदद करता है। अगर आपके पास 2000, 3000, 5000 आर्टिकल्स आपके पास आ गए और आपको एक ट्रेंड पकड़ना है, तो जब भी आप फैक्ट चेकिंग करते हैं तो उसमें कुछ सारे सिग्नल्स होते हैं जिसको आप कैप्चर करते हैं। जैसे आप मान लीजिए फेक इमेज की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इमेज के ऊपर बहुत बोल्ड लेटर्स में फॉन्ट हो, या फिर उसमें लैंग्वेज मिस्टेक हो, या फिर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। ये कुछ जो सारे सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स हम कैप्चर करके मशीन में रखते हैं, वो एक आप उसके ऊपर प्रॉपर काम करते हैं। तो मशीन जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है ये इनकोडिंग करता है और डिकोडिंग करता है। इनकोडिंग करता है जब आप सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, फिर जब आप उसको एल्गोरिदम के सहारे उसको आप मशीन में डालते हैं, तो फिर वो उसकी डिकोडिंग करता है सारे आर्टिकल से। और उसके बाद अगर जिसको जितने मैक्सिमम जो आप समझें कि सिग्नल्स मिलते हैं किसी किसी आर्टिकल में, उसको वो साइड में आपको फिल्टर करने लगता है। वहां तक तो ठीक है, वहां तक तो मशीन आपकी मदद कर रहा है। इसके साथ साथ एक होता है एनएलपी टूल जिसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर आपको डिकोडिंग में मदद करता है और एनएलपी जो आपको इनकोडिंग में मदद करता है। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो आपके पास एक पूरा सिस्टम तैयार होता है जिसके सहारे आप एन नंबर ऑफ फेक क्लेम्स या उस तरह के आर्टिकल्स को आप एक साथ जो है फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि मैंने एक इंटरव्यू किया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के चार्ली ब्रैकेट हैं, जो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चलाते हैं। उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि हम सब ये देख रहे हैं कि एआई का यूज जर्नलिज्म में कैसे हो रहा है। सो हेडलाइंस बाय रोबोट, स्टोरी बाय रोबोट, ये अब आ गई ये चीजें हो रही, तो क्या ये पॉसिबल है फैक्ट चेक बाय रोबोट्स? उनका कहना था ये बिल्कुल पॉसिबल है, फैक्ट चेक बाय रोबोट्स पॉसिबल है, लेकिन सुपरवाइज बाय ह्यूमंस बहुत जरूरी है। रोबोट्स आपको फिल्टर करके दे सकता है, लेकिन एज ए फैक्ट चेकर जब आप उसको यस और नो बोलते हैं तो वो एक ठप्पा होता है फैक्ट चेकिंग का जो आपने दिया है, और वो रोबोट्स नहीं दे सकते, वो ह्यूमंस को ही देना है, वो फैक्ट चेकर्स को ही देना है। तो आगे आने वाला समय हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें हम सब सीखेंगे साथ में और इस पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फेक न्यूज फैलाने वाले फेक न्यूज फैक्ट्रीज जो है वो भी एडवांस स्टेज में जा रही हैं। तो हम सब भी एडवांस स्टेज में तैयार होंगे, इस चीज का हम आज प्रण लेते हैं। और इसी बात को आज के दिन, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे के दिन, हम सब अपने एक प्लेस लेते हैं अपने आप में और इसको हम जारी रखेंगे। सो मैं चाहता हूं बहुत ही ब्रीफ में एक लाइन में आज के दिन आपकी तरफ से क्या मैसेज हमारे साथियों के लिए है, जागरण के दर्शकों के लिए है, विश्वास के साथियों के लिए है, एक लाइन का मैसेज आप सब आज के दिन क्या देना चाहते हैं? आशीष, मैं आपसे शुरू करूंगा। मेरा मैसेज यही है कि आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। जी अभिषेक, आपका मैसेज? हमारा मैसेज हमारे पिछले 2-3 कैंपेन के ही दर्शन पे आधारित है कि थिंक बिफोर फॉरवर्ड और थिंक बिफोर शेयर। कोई भी कंटेंट आपके पास आता है तो आप उसको रुक के देखें और तभी उसे आगे बढ़ाएं, तभी उसे साझा करें। जी अमीश, आपका मैसेज क्या है हमारे साथियों के लिए? तो जो मेरा मैसेज अभिषेक के मैसेज से जुड़ा ही हुआ है, कुछ भी साझा करने से पहले समाज के हित का ख्याल रखिए। ये सोचिए कि जो आप शेयर करने जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब आप ये सोच लेंगे तो आप सही चीजें ही शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता, आपका क्या मैसेज है आज के खास दिन पे? जी, मेरा मैसेज होगा कि ट्रस्ट नोबडी एंड नथिंग। जब तक मतलब वो कितने भी पास के व्यक्ति से क्यों ना आया हो, जरूरी नहीं है कि वो मैसेज सही हो जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। तो ट्रस्ट नोबडी एंड नथिंग अनलेस एंड अनटिल यू वेरीफाई इट। ग्रेट। पल्लवी, आपका क्या मैसेज है आज के खास दिन पे? मेरा मैसेज रहेगा ऑलवेज कीप योर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिहेवियर सिमिलर। आप स्क्रीन के सामने हैं, मतलब ये नहीं है कि आप कोई डिजिटल बीइंग है, आप एक ह्यूमन बीइंग है। ऑलवेज कीप योर बिहेवियर दैट वे एंड ऑलवेज फैक्ट चेक। ग्रेट। उर्वशी, आपका क्या मैसेज आज के खास दिन पे? मेरा मैसेज ये है, जैसे कि हम अपने हर कैंपेन में यूज करते हैं कि सच के साथी बने, और सच को का जो भी आपको पास कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर
झूठ है तो उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, सच को कंज्यूम करें, सच को ही आगे फॉरवर्ड करें और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। ग्रेट। उमम, आपका क्या मैसेज है आज के दिन पे हमारे साथियों के लिए? मेरा ये मैसेज है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार जरूर सोच लें, और फैमिली ग्रुप पे आई हुई चीज सारी सही नहीं होती, उस पे एक बार उसको फॉरवर्ड करने से पहले जरूर सोच लें। ग्रेट। सो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी मैसेज में विश्वास न्यूज की तरफ से हमारे सारे जागरण के और विश्वास के साथियों को देना चाहूंगा कि हम बचपन में हमें ये सिखाया गया था कि हम जब रोड क्रॉस करते हैं तो एक बार लेफ्ट देखें, एक बार राइट देखें, फिर आप रोड क्रॉस करें। बिल्कुल यही बिहेवियर, यही आपको ऑनलाइन बिहेवियर भी बनाना है कि कोई मैसेज आता है तो आप लेफ्ट पे देखें कि किसने भेजा, और राइट पे देखें कि आप किसको भेज रहे हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बीच में आप 5 मिनट समय निकाल के उस फेक क्लेम का फैक्ट चेक कर लें, और अगर गलत है तो लेफ्ट वाले को समझाएं, राइट पे ना भेजें। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे का आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू।